देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही हैं। 30 लाख सरकारी पोस्ट से नौकरियां हैं। 30 लाख नरेंद्र मोदी जी ने उनको खाली रखा अपने जो 20-25 मित्र हैं उनकी मदद करने के लिए। भाजपा का संकल्प भारत को ग्लोबल हब बनाने का है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंट है ना, ये लोग सारा ओवर कॉन्फिडेंस निकल जाएगा इस चुनाव में। बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि गरीबी खत्म हुई है, गरीबी कम हुआ या बढ़ा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी का मैनिफेस्टो आ गया है। इसे पढ़कर युवा मतदाताओं को तय करना होगा कि नौकरी आज चाहिए या 2047 का विकसित भारत चाहिए। नौकरी चाहिए या सपना चाहिए। सपने में भी आज का सपना चाहिए या 23 साल बाद का सपना चाहिए। वैसे बेरोजगारी के दिनों में सपने ही काम आते हैं। अगर कोई नौकरी ना दे और मिलने का सपना दिखा दे, वह भी प्यारा लगने लग जाता है। धर्म के नशे में डूबे हुए, मजबूत राष्ट्र की पालकी में झूला झूल रहे भारत के युवा मतदाताओं को बीजेपी के मैनिफेस्टो में रोजगार की संभावना खोजनी चाहिए। सरकारी नौकरी का जिक्र नहीं है, मगर परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए कानून का जिक्र है। जबकि मोदी सरकार को यह कानून बनाने का ध्यान 9वें साल में आया, उसके बाद भी यूपी में पेपर लीक हो गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में नौकरी की जगह रोजगार के अवसर का इस्तेमाल किया गया है। युवाओं के सेगमेंट में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। कांग्रेस और राजद की तरह 1 करोड़ नौकरी का वादा इसमें नहीं है। 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया था, उसका भी हिसाब इस मैनिफेस्टो में नहीं है। उल्टा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष पर आरोप लगा रही हैं कि उसके पास रोजगार का ठोस और विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। मोदी सरकार 10 साल में कोई सिस्टम नहीं बना पाई जिससे रोजगार का आंकड़ा पारदर्शी तरीके से मिल जाता। लेकिन विपक्ष पर वित्त मंत्री आरोप लगा रही हैं कि उसके पास विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है। मैनिफेस्टो में यह भी नहीं कहा गया है कि रोजगार की गिनती गिनने के लिए कोई ठोस सिस्टम बना देंगे। मैनिफेस्टो में विकास के बड़े बड़े सपने दिखा दिए गए हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर का बनाने का वादा किया गया है, मगर इससे रोजगार कितना पैदा होगा इसकी बात नहीं, केवल अवसर की बात है। कम से कम बीजेपी ठोस तरीके से यही बता देती कि पिछले 10 साल में जितनी योजनाएं लाई गई, विकास हुआ, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटी, पीएम विश्वकर्मा, मुद्रा योजना, इन सब से कितना रोजगार पैदा हुआ। भाजपा ने घोषणा पत्र में लिखा है कि हमने सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शी आयोजन कर लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती किया है, लेकिन सटीक आंकड़ा नहीं बताती है। रेलवे का आंकड़ा नहीं बताती है। युवाओं को प्रधानमंत्री का यह बयान ठीक से याद कर लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, इतने अवसर पैदा होंगे जो युवाओं की कल्पना से बाहर होंगे। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए
इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। एक नया शब्द आ गया है, हब होगा। हब होगा, मगर रोजगार कब होगा इसका पता नहीं। कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही हिसाब दे देते कि 10 साल में कितनों को रोजगार मिला, लेकिन उसकी जगह बड़े बड़े सपने दिखाए गए, वो भी 23 साल आगे 47 के सपने। हर पार्टी का मैनिफेस्टो बता रहा है कि उसने किसी समस्या को आज के हिसाब से किस तरह महसूस किया है, उसका समाधान क्या होना चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो से यही लगता है कि वह रोजगार के सवाल को लेकर युवाओं की बेचैनी से बिल्कुल परेशान नहीं है, जबकि कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस, राजद जैसे दल रोजगार के सवाल पर ही अपना चुनावी अभियान चलाए जा रहे हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी हैं, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। आप लोग जानते हैं नौकरी, बेरोजगारी सबसे बड़ा हम लोगों का दुश्मन है। आज भाजपा के लोग इस पे कोई चर्चा नहीं करते। 2 करोड़ हर साल उन्होंने नौकरी का वादा किया था, लेकिन हम लोग सच्चे लोग हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो पूरे देश भर में 1 करोड़ लोगों को हम लोग जो है सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं। परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। भारत में मोदी राज में रोजगार की क्या हालत हुई है, कितनी कम सैलरी की नौकरियां यहां पैदा हुई हैं, आप ठीक से जानते हैं। गोदी मीडिया इतनी बारीकी से आपको नहीं बताएगा। उसका प्रोजेक्ट ही है कि बेरोजगार भारत को मूर्ख बनाए रखना है, ताकि उसे सही गलत का पता ना चले। रोजगार को लेकर हाल में तमाम रिपोर्ट आई हैं। dataforindia.com पर अभिषेक वाघमरे की रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन में 55% लोग सैलरी वाली नौकरी करते हैं, भारत में मात्र 20% ही ऐसी नौकरी करते हैं। श्रीलंका में भी 58% सैलरी वाली नौकरी करते हैं। अमेरिका में 90% से अधिक सैलरी वाली नौकरी करते हैं। सैलरी वाली नौकरी में ऐसी नौकरियां होती हैं जिनमें नियमित रूप से हर महीने वेतन मिलता है। ज्यादातर ऐसी नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य, व्यापार, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में होती हैं। अभिषेक लिखते हैं कि सैलरी वाली नौकरियां एक समान नहीं होती। भारत में सैलरी जॉब करने वालों में से केवल 42% के पास लिखित कॉन्ट्रैक्ट है। 53% को ही पेड लीव मिलती है, यानी छुट्टी के समय भी वेतन मिलता है। बाकी को यह सुविधा नहीं है, छुट्टी लेने पर वेतन कट जाता है। सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी यही हालत है। आप सभी युवा गर्व से टाइट होते रहें, फूलकर गुब्बारा हो जाएं, आपकी मर्जी, मगर तमाम आंकड़े यही बता रहे हैं कि भारत में नौकरियों की क्वालिटी 3rd क्लास की है। साधारण सैलरी और ज्यादा काम की नौकरियां मिल रही हैं, इसलिए सरकार इनका डेटा अपनी तरफ से जमा नहीं करती और जनता को नहीं देती, ताकि सरकार के पास हमेशा यह सुविधा रहे कि ऐसी सर्वे, ऐसे अध्ययन को ठुकरा दे, गलत बता दे, जिनमें इन सैलरियों और नौकरियों की पोल खोली जाती है। मगर सही आंकड़ा क्या है, सरकार कभी नहीं बताती। वाघमरे की ही रिपोर्ट है कि 58 करोड़ लोग भारत में कार्यबल का हिस्सा हैं, अंग्रेजी में वर्कफोर्स कहते हैं। इसमें से 56 करोड़ किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।
कृषि का क्षेत्र आज भी करीब आधे कार्यबल को रोजगार देता है। 26 करोड़ लोग खेती में लगे हैं। वही क्षेत्र जिसके लिए भाजपा ने इतने आंदोलनों के बाद भी एमएसपी की गारंटी नहीं दी। इंडस्ट्री में 14 करोड़ और सर्विसेज में 16 करोड़ लोग काम करते हैं। जो खेती से बाहर निकले उनमें से 7.5 करोड़ कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में लग गए हैं और 6.5 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। इसलिए प्रधानमंत्री रैलियों में रोजगार पर खुलकर बात नहीं करते, सैलरी और नौकरी की क्वालिटी पर बिल्कुल बात नहीं करते। पिछले वर्ष ही मैंने मानस खंड में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा की थी। लोगों को हिमालय में स्थित ऐसी अलौकिक जगह को देखने का अवसर मिला, तब वहां भी सैकड़ों यात्री पहुंचने लगे हैं। पर्यटन का ये विस्तार सिर्फ एक सेक्टर का विस्तार नहीं है। पर्यटन बढ़ने का मतलब है रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर। No, you are telling lie. How can Modi tell lie? How can a prime minister tell lie? Either you are speaking lie or he is speaking lie. யார் போய் சொல்றதுங்க? Modi is telling lie. Modi. Then Modi told every year I will give 2 crores employment to young people. In 10 years, 20 crores employment he should have given. Has he given? No? This is also lie. How can it be? Prime Minister once can lie, twice also. यहां तक कि स्टार्टअप की बात होने लगी है, यह भी सुनने में सपने के जैसा ही लगता है। मगर इस नए सेक्टर का भी डेटा बीजेपी रख सकती थी, बता सकती थी कि कितने लोगों को स्टार्टअप में नौकरियां मिली हैं। मार्च 2024 में इंक 42 सर्वे की रिपोर्ट है कि 2022 से अब तक 130 स्टार्टअप ने 37,000 से अधिक लोगों को निकाल दिया। स्टार्टअप की फंडिंग भी घटी है। 2022 में 2,75,000 करोड़ रुपए थी, 2023 में घटकर 83,000 करोड़ पर आ गई है। 7 साल में सबसे कम हो गई। नौकरी की गिनती से बीजेपी आज से नहीं 2019 से बच रही है। किसी भी सेक्टर में नौकरी के आंकड़े जमा करने का पारदर्शी सिस्टम नहीं बना सकी। नौकरी के सेक्टर में अगर मोदी सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ भी होता तो हर बात में डेटा देने वाली यह सरकार जरूर डेटा से तमाम पोस्टरों और अखबारों को भर देती। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान ने इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि भारत की जो बेरोजगार आबादी है उसमें से 83% युवा हैं। 2000 में जिनके पास इंटर तक की शिक्षा थी, बेरोजगार युवाओं में उनकी संख्या 35% थी। सन 2022 में यह आंकड़ा 65.7% तक हो गया। यानी इंटर तक की शिक्षा वालों के बीच बेरोजगारी भयंकर रूप से बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है, इसी जनवरी का है, अक्टूबर दिसंबर 2023 की तिमाही का अध्ययन है। युवाओं के बीच बेरोजगारी की दर बढ़ गई है। 20 से 34 साल के युवाओं के बीच बेरोजगारी सबसे तेजी से बढ़ी है। अब इन सभी को 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है। जैसे किसानों को 2022 का सपना दिखाया गया था कि उनकी आय 2 गुनी हो जाएगी। 25 से 29 की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी 42 महीनों के चरम पर है। 30 से 34 साल के बीच के युवाओं में 30 महीनों में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई है। ये जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं आई। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए।
2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया, मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। जब नौकरी की ऐसी हालत है, खराब कमाई वाली नौकरी मिल रही है, तो फिर गरीबी कैसे दूर हो रही है? किसकी गरीबी दूर हो रही है? फिर आज के भारत में खुशहाल कौन है? मोदी सरकार पिछले 10 साल में हर दिन गरीबों के कल्याण की बात करती रही, मगर यह कैसे हुआ कि अमीर ही ज्यादा अमीर होते चले गए? अभी तक तो कांग्रेस ही सूट बूट की सरकार का आरोप लगाती थी, लेकिन अब तो कई ठोस रिसर्च आपके सामने हैं जो बताते हैं कि मोदी राज में अरबपतियों की ही चांदी है। क्या आपको पता है कि पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है जिसने दिखाया है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा असमानता अगर कहीं है तो वो भारत में है। नितिन भारती, लुकस चांसल, अनमोल सोमांची, थॉमस पिकेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इसका नाम है इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1922 से लेकर 2023, द राइज ऑफ द बिलियनर राज। जब यह असमानता रिपोर्ट आई तब सरकार समर्थक अर्थशास्त्रियों ने इसकी आलोचना कर दी। आज के इंडियन एक्सप्रेस में उन सभी आलोचनाओं का जवाब दिया गया है और असमानता रिपोर्ट तैयार करने वाले अर्थशास्त्रियों ने उनकी आलोचनाओं को आधारहीन बताते हुए तर्क पेश किया है और अपनी रिपोर्ट का बचाव किया है। आप भी इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ सकते हैं। भारत में आर्थिक असमानता जिस स्तर पर पहुंच चुकी है और जिस तेजी से बढ़ रही है, हमारी राय में ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है, जिसका भारत की इकोनॉमी पर और लोकतंत्र पर बुरा असर पड़ सकता है। और इसके मैं 4 कारण गिनना चाहूँगा। पहला तो ये है कि ऐसे अधिक आर्थिक असमानता के चलते एक चिंता ये है कि जो निचला 90% आबादी है, उनके खरीदारी की क्षमता ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और फिर इसका बुरा असर हमारे घरेलू मांग पर पड़ेगा जो दबा हुआ रहेगा। तो फिर हमारा जो मीडियम और लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर भी बुरा असर पड़ सकता है। तो पहली बात यह है कि ऐसी आर्थिक असमानता हमारे आर्थिक ग्रोथ पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय आय और धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा हो जाए तो फिर वो कुछ ही अमीर और धनी लोगों का सरकार और समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगता है और फिर जो बाकी के लोग हैं उनके राय और मांगों को ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है और एक लोकतंत्र में ये तो एक चिंताजनक स्थिति है। तीसरी बात यह है कि अगर ऐसे ही आर्थिक असमानता बढ़ती रहे तो फिर सामाजिक और राजनीतिक अशांति बढ़ने के चांसेस हैं और वो फिर कौन सी दिशा में जाएं और किस प्रकार का भाव लें वो अभी कहना मुश्किल है। हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें ऐसा समाज और ऐसे आर्थिक प्रणाली मंजूर है जहां पर एक तरफ अभी भी बच्चे भुखमरी में जी रहे हैं, कुछ बच्चे, और दूसरी तरफ केवल 1% आबादी राष्ट्रीय आय का 23% और राष्ट्रीय धन का 40% ले जाती है। क्या ऐसा सिस्टम हमें मंजूर है? और अगर नहीं है तो फिर हमें इस बात पर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अमीरों का नहीं, अरबपतियों का राज है भारत में। इन्हीं की दौलत, इन्हीं की संपत्ति कई गुना बढ़ती जा रही है। आजादी के बाद असमानता घट रही थी,
लेकिन सन 2000 के बाद से ये रॉकेट की तरह बढ़ने लगी है। आज हालत यह हो गई है कि ब्रिटिश राज में जितनी असमानता थी उससे भी ज्यादा असमानता मोदी राज में है। असमानता का मतलब है गरीब गरीब हुआ है, अमीर अमीर हुआ है। 70% आबादी के पास जितना पैसा है, संपत्ति है, उन सभी को आप मिला दीजिए तो उससे भी ज्यादा पैसा 1% आबादी के पास है। हिंदुस्तान की हालत समझनी है तो मैं बताता हूं आपको। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 70 करोड़ लोग, उसमें पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, और दूसरी तरफ 22 लोग। 70 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं? 70 करोड़ में से किसान कह रहे हैं हमारे को एमएसपी दे दीजिए। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं। राहुल गांधी निरंतर यह आरोप लगा रहे हैं कि यह सूट बूट की सरकार है। इस सरकार में चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं, चंद लोगों के पास ही सारा बिजनेस कारोबार जा रहा है। यह बात आज की नहीं, ऑक्सफैम की रिपोर्ट तो कई साल पहले से यह बात कह रही है कि भारत में आम लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है बल्कि घटती जा रही है और 1% की आबादी के पास ही सारा धन जमा होता जा रहा है। मतलब समाज में असमानता और गरीबी भयंकर रूप से बढ़ रही है। अप्रैल 2023 में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5% लोग देश के 60% धन के मालिक हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस दौलत पर 2% भी टैक्स लगा दिया गया तो कुपोषण के शिकार भारतीयों के 3 साल के खाने का इंतजाम हो जाएगा। मगर सरकार इन अति अमीरों पर टैक्स नहीं लगाएगी। एक सरकारी आंकड़ा देता हूं, PLFS का, जिसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं। 2019-20 के आंकड़े बताते हैं कि जो भी इस देश में 25,000 महीने का कमा रहा है वह चोटी के 10% लोगों में आ जाता है। यह हालत है इस देश के लोगों की कमाई की। आम आदमी की आर्थिक शक्ति चौपट है और भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सपना बेचा जा रहा है। थॉमस पिकेटी, लुकास चांसेल, अनमोल सोमांची और नितिन भारती ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2022-23 में भारत में जितनी राष्ट्रीय आमदनी हुई उसका 22.6% हिस्सा केवल 1% लोगों के पास गया। यानी हम और आप मिलकर जितनी मेहनत करते हैं उससे जितना धन पैदा होता है उसका बड़ा हिस्सा तो मात्र 1% के पास जा रहा है। 2022-23 में भारत में चोटी के 1% लोगों के पास देश का 40.1% धन है। यह ऐतिहासिक रूप से ऊंचा आंकड़ा है। 2022-23 में देश के टॉप 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा गया। 1961 में 13% आय 1% के पास गई। इसलिए पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा है कि भारत में बिलियनियर यानी खरबपतियों का राज है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत के टॉप 1% लोगों के पास सबसे ज्यादा भारत में जमा हो गई है दौलत। यानी बाकी देशों के मुकाबले भारत में असमानता काफी ज्यादा है। पिछले हफ्ते ही लाइव मिंट में खबर आई, कंपनियों के CEO की सैलरी पिछले 4 साल में औसतन 40% बढ़ी है। डेलॉयट का सर्वे है, कोविड से पहले के मुकाबले एक CEO की औसत आय 40% बढ़ गई। 2024 में एक CEO की औसत आय 13.8 करोड़ रुपए है। यह रिपोर्ट 400 कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित है। इस सर्वे में सामने आया है कि पिछले 4 साल में 20 करोड़ से अधिक कमाने वाले CEO की तादाद दुगनी हुई है। अब इसके सामने दिसंबर 2023 में इकोनॉमिक टाइम्स में छपी इस खबर को रखकर देखिए। आलेख अंग्रे और प्रियंका साल्वे की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में निफ्टी 500 की कंपनियों का विश्लेषण कर पाया गया है कि पिछले 5 वर्षों में IT और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में लेबर कॉस्ट या तो कम हुई है या उतनी ही रही है।
महंगाई के साथ उसी अनुपात में वेतन, मजदूरी नहीं बढ़ी है। खर्चे पूरे करने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा कर्मचारी अब लोन ले रहे हैं। इससे असुरक्षित लोन की समस्या बढ़ने लगी है। अगर आप पूरे देश का सैंपल ना लें, कंपनियों के भीतर जो हो रहा है उसे ही देख लें, तो पता चलेगा कि ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी का बढ़ना ही रुक गया है। जो ऊपर के लोग हैं, सबसे ऊपर 1% वाले, उन्हीं की सैलरी बढ़ रही है। इसके बाद भी आप धर्म के नाम पर वोट करने जा रहे हैं, मंदिर के नाम पर वोट करने जा रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता है। कम से कम इतना ही पूछ लेते कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है, तब कहा जाता है कि कंपनी के पास पैसे नहीं है, हम मान लेते हैं। फिर हमारी कंपनी ही बीजेपी को 200 करोड़ 500 करोड़ का चंदा कहां से दे आती है? कहां से एक राजनीतिक दल के पास ज्ञात सोर्स से करीब 13,000 करोड़ का चंदा जमा हो गया है? आज के इंडियन एक्सप्रेस में नितिन भारती, लुकास चांसेल, अनमोल सोमांची और थॉमस पिकेटी ने सरकारी सर्वे को ही आधार बनाकर बता दिया है। एनएसएसओ का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसका डेटा बता रहा है कि 2015-16 से 2020-21 के बीच नीचे के 50% आबादी की आमदनी में भयंकर गिरावट आई है। 14.4% से घटकर 9.8% हो गई है। आप कहीं से भी भारत के लोगों की आर्थिक हालत देखिए, अगर उनके गर्व वाले स्टोर से धर्म और मंदिर और मुसलमान निकाल दीजिए तो गुल्लक आपको खाली दिखेगा, पेट पिचका हुआ दिखेगा, गाल धसी हुई दिखेगी। मोदी सरकार मुद्रा लोन और स्वरोजगार का ढिंढोरा पीटती है। कितने लोगों को लोन दिया गया उसके आधार पर दावा करती है कि रोजगार बढ़ा है, लेकिन अप्रैल 2023 में अर्थशास्त्री जयति घोष और अर्थशास्त्री सीपी चंद्रशेखर ने हिंदू बिजनेस लाइन में अपनी रिपोर्ट लिखी और बताया कि स्वरोजगार के क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपनी पसंद का काम नहीं करते, इनके पास विकल्प ही नहीं है। अप्रैल से जून 2019 के बीच स्वरोजगार के क्षेत्र में लोगों की कमाई जितनी थी, जून 2022 में उससे भी काफी कम कमा रहे थे। ये इतना ही कमा सकते हैं जिससे कि बस जी सकें। अर्थशास्त्री जयति घोष का बयान भी रिपोर्ट में है, जहां वे कह रही हैं कि आप मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय देख रहे हैं। अगर आप महंगाई की वृद्धि को इस आंकड़े के साथ देखेंगे तो पाएंगे ये बढ़ोतरी काफी कम है। असल में अधिकतर भारतीयों की कमाई घट रही है। तो मुद्दा केवल रोजगार नहीं है, जिन्हें रोजगार मिला है उनकी कमाई का भी है। उनकी कमाई नहीं बढ़ रही, घट रही है। लोग बचत नहीं कर पा रहे हैं, जो बचत की थी उसमें से ही खा रहे हैं। पिछले साल सितंबर 2023 में रिजर्व बैंक का डेटा कहता है कि वित्त वर्ष 2023 में घरेलू बचत 50 साल में सबसे कम हुई है। 2022 में जीडीपी की 7.2% थी, 2023 में घटकर जीडीपी की 5.1% हो गई। एक साल में इतनी गिरावट आई है। पीएलएफएस 2022-23 के सर्वे के अनुसार ग्रामीण कार्यबल का 24.6% हिस्सा दिन का 100 रुपया से भी कम कमाता है। शहरी कार्यबल यानी शहरों में काम करने वालों का 10% हिस्सा 100 रुपया से कम कमाता है। संतोष मेहरोत्रा जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि 2020 से 23 के दौरान केवल 3 साल में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 करोड़ लोग अनपेड फैमिली वर्कर की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। यानी एक कमा रहा है, बाकी उसके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कमाई एक की हो रही है, बाकी की नहीं। शहरी क्षेत्रों में भी 50 लाख लोग इसी श्रेणी में शामिल हो गए। नेता को पता है आपकी जेब खाली है, मुंह लटका हुआ है, गाल धंस गई है, इसलिए वो धर्म के नाम पर आपके भीतर गर्व का हवा भरता है ताकि आप गर्व से टाइट हो जाएं। आज आप देश की दिशा देखिए और कांग्रेस की भाषा देखिए। आज विश्व में भारत का कद और सम्मान बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दुनिया में भारत का नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारत का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर भारतीय को दुनिया गर्व से देखती है कि नहीं देखती है? जो सरकार यह बता सकती है कि 14 करोड़ परिवारों को नल से जल योजना से जोड़ा गया,
34 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गया, 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खुला है। इससे वित्तीय समावेशी योजना कहा जा रहा है। लोगों के खाते में पैसे नहीं, महीने की कमाई में बचत नहीं, तो क्या केवल बैंक खाता खोल देने से वित्तीय समावेशन हो जाता है? इतनी योजनाओं की गिनती है, आंकड़े हैं, केवल रोजगार की गिनती नहीं है, लोगों की कमाई का आंकड़ा नहीं है। जिससे असली सूरत का पता चलता, उसकी कोई मूरत नहीं। उम्मीद है आप गर्व से टाइट है, टाइट रहिए। 2047 तक टाइट रहना है और उसी से काम चलाना है। नमस्कार।